Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. So very good evening everyone. कैसे हैं सब लोग? I hope you are good and doing well. So welcome everyone to your own YouTube channel अनअकैडमी गेट सीसी है, जहां पे हम लोग मेरे दोस्त डिटेल्ड कोर्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। मेरे दोस्त इन द लास्ट क्लास आई स्टार्टेड द कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में हमने देखा था कि आप प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे, जहां पे हम प्राइमरी कंसोलिडेशन का मेन यहां पे हम पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि कितना टाइम लगता है, कैसे आगे पूरा प्रोसेस बढ़ता है। वी हैव सीन दैट, हमने कुछ कर्व्स को भी देखा जहां पे हम लोग सेटलमेंट वर्सेस टाइम देखे, ई वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, ई वर्सेस लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में जहां पे आपका ये सेकेंड लेक्चर है कंसोलिडेशन का, हम लोग कवर कर रहे होंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। वी विल कवर about Terzaghi one-dimensional theory, right, for the consolidation and related terms। तो मेरे दोस्त आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि देखो कंसोलिडेशन इज वन ऑफ द टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर गेट एंड एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि हमने पहले बोला, वी आर नॉट जस्ट लर्निंग दिस सब्जेक्ट फॉर गेट बट ऑल्सो फॉर द ईएसई, फॉर स्टेट एग्जाम्स, फॉर पीएसयूज, है ना। तो बढ़ते आगे अपने सब्जेक्ट की तरफ मेरे दोस्त। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे दोस्त, माय नेम इज अभिषेक भारतीय, टीचिंग द गेट एंड ईएससी कैटेगरी सिंस लास्ट 8 years, got GATE all India rank 136 and got selected in RVNL, qualified ESE pre and mains in 2015 and qualified various state exams, awarded as GATE ESE iconic educator of the year in 2022 and taught more than 1 lakh aspirants if I take both online and offline। मेरे दोस्त, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं कि भाई इस बार क्या रैंक रहा अनअकैडमी में, तो आप देख सकते हो सिविल का ऑल इंडिया रैंक 1, दैट इज शुभन मिश्रा इज फ्रॉम अनअकैडमी। देन ऑल्सो यू कैन सी दैट सिविल ऑल इंडिया रैंक 2 दीपक गर्ग इज फ्रॉम अनअकैडमी। एंड ऑल्सो ये आप अगर बात करते हो कि टॉप 100 में कितने रैंक्स अनअकैडमी में आए सिविल से, तो दैट इज 17 रैंक्स वर फ्रॉम अनअकैडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर ऑलरेडी हम स्टार्ट कर दिए थे, हम आगे आज बढ़ेंगे डायरेक्टली टू द टॉपिक दैट इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। क्या होता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, उसके बारे में समझते हैं, देखेंगे सब लोग ध्यान से मेरे दोस्त। वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक दैट इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। फोकस, सुनना है, ठीक है। देखिए यहां पे, तो मान लीजिए आपने क्या बनाया, यू हैव मेड अ बैरन लैंड। आपने एक बैरन लैंड लिया, अभी इस बैरन लैंड के मिट्टी पे, कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं लगा है, ठीक है। देयर इज नो एक्स्ट्रा, आप जो भी लोड लगाओगे वो उस मिट्टी पे पहली बार आएगा, ठीक है। तो लेट अस से ये बैरन लैंड है, इसका वॉइड रेशियो E0 है, जो सॉइल है उसका वॉइड रेशियो क्या है, E0 है। हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने वाले। तो एट एनी टाइम t बराबर t, लेट अस से एट एनी टाइम t बराबर t, लेट अस से कि आपने 3 मंजिला इमारत बनाया है। एट एनी टाइम t बराबर t, आपने कुछ 3 मंजिला इमारत बनाया है, ठीक है। आपने कुछ 3 मंजिला इमारत बना दिया है, ठीक है। तो यहां पे जो वॉइड रेशियो होगा
वो ई नॉट से बड़ा होगा या छोटा होगा? वो ई नॉट से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है, E1 क्या होगा? ई नॉट से छोटा होगा, क्योंकि जब तुमने लोडिंग लगाया तो पार्टिकल जो वॉइड्स होंगे वो क्या होंगे? रेड्यूस होंगे। हो सकता है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी ब्रेक होगा। आपका वॉइड रेशियो क्या होने वाला है? कम होने वाला है, राइट? नाउ फर्दर वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन रोक नहीं रहे, हम कंस्ट्रक्शन बढ़ाते चल रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन बढ़ाते चल रहे हैं। ये मेरा 1 मंजिला, ये 2 मंजिला, ठीक है। देन ये 3 मंजिला हो गया, 4 मंजिला इमारत। बोलोगे सर यहां तो गैप आ गया, चंद कम थोड़ी हो, देखो यहाँ पे। देन 4th वन एंड देन 5th वन। तो आपने 5 मंजिला इमारत खड़ा कर दिया। दिस इज एट T इक्वल टू T1, दिस इज इक्वल टू T इक्वल टू T2, ठीक है। आपने 5 मंजिला इमारत कर दिया। तो अब मेरे दोस्त एट टाइम T इक्वल टू T2 आपका वॉइड रेशियो क्या है? E2 है। आपका वॉइड रेशियो क्या है? E2 है। तो अब अगर वॉइड रेशियो E2 है तो वी कैन क्लियरली से दैट दिस E2 is less than E1 is less than E0. Yes or no? क्लियर है बात? This E2 is less than E1 is less than E0. अब मेरे दोस्त, मेरा क्या मन हुआ कि मैं अपना कंस्ट्रक्शन तो कर रहा था, लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले आए, बोले कि आपका 2 मंजिला आपने जो इमारत खड़ा किया है ये क्या है? ये इलीगल है, अलाउ नहीं कर सकते। तो 2 मंजिला इमारत उड़ाइए। नहीं उड़ाइएगा, हम उड़ा देंगे। तो भैया क्या हुआ, ये 2 मंजिला इमारत बोला उड़ाने के लिए। समझना बात को ध्यान से, ये 2 मंजिला इमारत क्या बोला है? उड़ाने के लिए। मतलब आपके पास वापस से 3 मंजिला इमारत ही रह गया। आपके पास वापस से 3 मंजिला इमारत ही रह गया। रह गया क्या? यस, 3 मंजिला इमारत ही रह गया। सो दिस इज टाइम T इक्वल टू T3। नाउ सबसे पहले अगर मैं वॉइड रेशियो का कंपेयर करूं, मान लो इसको हम बोल रहे हैं वॉइड रेशियो E3, तो ऑब्वियस सी बात है जब तुम लोड रिमूव करोगे तो जो सॉइल होगा वो स्ट्रेस कम होगा, तो इट विल ट्राई टू कम बैक टू सम पोजीशन। तो दिस E3 विल बी ग्रेटर देन E2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे दोस्त। दिस E3 विल बी ग्रेटर देन E2। यस, ये जो E3 होगा वो E2 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर आप देखो इस सिचुएशन में जब 3 मंजिला इमारत लग रहा था, तो इस सिचुएशन में स्ट्रेस क्या था? मान लो सम सिग्मा 1 डैश, ठीक है। तो यहां भी जो मेरा स्ट्रेस होगा ये भी सिग्मा 1 डैश होगा। दिस इज ऑल्सो सिग्मा 1 डैश। पहले जो लोडिंग था अभी भी वही लोडिंग है। लेकिन क्या वापस जब आपका ये बड़ा ज्यादा लोड लगा था, जो लोड को आप हटा दिए ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, अब जो लोड लग रहा है वो पहले वाला ही लोड है। लेकिन अब जो अगर आप वॉइड रेशियो कंपेयर करोगे, क्या वो वॉइड रेशियो इससे पहले वाले वॉइड रेशियो से कम आएगा क्या? यस, अब समझोगे बात को ध्यान से। आपका वो सॉइल पे पास्ट में ज्यादा स्ट्रेस लगा था जिसके कारण वो ज्यादा कंप्रेस हुआ था। अब जब वो लोड रिमूव हुआ तो इट इज नॉट कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जो उस लोड के कारण दबा था, जिसके कारण सॉइल हैज बिकम डेंसर फॉर दैट सेम लोड। अब समझो यहां पे ध्यान से। तो मेरे दोस्त अब इसको मैं लिंक कर रहा हूं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल से। सुनना बात को ध्यान से। ये बैरन लैंड है, इस पे कोई लोड नहीं लगा है। यू हैव इंक्रीज द लोड, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो। दिस इज अ मैक्सिमम लोड। ये जो यहां पे मान लो अगर मैं लोड बोल रहा हूं सिग्मा 2 डैश, तो ये सिग्मा 2 डैश क्या है? दिस सिग्मा 2 डैश इज व्हाट? सिग्मा 2 डैश इज द मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम स्ट्रेस, बेटर,
applied in past. This is the maximum stress applied in past. इसी को हम बोलते हैं प्री-कंसोलिडेटेड स्ट्रेस. प्री-कंसोलिडेटेड स्ट्रेस. प्री-कंसोलिडेटेड स्ट्रेस. ठीक है, प्री-कंसोलिडेटेड स्ट्रेस. दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड इन द पास्ट. अब देखो, ये जो यहां पे स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा 1 डैश, दिस इज नॉट द मैक्सिमम स्ट्रेस. और ये स्ट्रेस पहले लग चुका था, है ना. दिस स्ट्रेस पहले कभी लगा होगा, फिर आपका लोड बढ़ा था. तो मेरे दोस्त, ये जो स्ट्रेस लग रहा है दिस इज नॉट द मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस एट प्रेजेंट आपके सॉइल पे लगा हुआ है. दिस सिग्मा 1 डैश is the stress acting in present. This sigma 1 dash is the stress acting in present. ये वो स्ट्रेस है जो अभी लग रहा है. At present it is acting. तो ऐसे सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? We refer such soil as a over consolidated soil. Over consolidated soil. If the present stress is less than the maximum stress applied in the past, तो वैसे soil को हम लोग क्या बोल रहे हैं? over consolidated soil. ठीक है, लेकिन यही अगर हम यहां बात करें in this particular situation, तो आप जो भी लोड लगा रहे हो, जैसे आप फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2, आप जो भी लोड लगा रहे हो वो उस सॉइल पे लगने वाला मैक्सिमम स्ट्रेस था. जैसे आप 0 से स्टार्ट किए, आपने एक बिल्डिंग इमारत की रखी, आपने 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, जो भी उसके लोड आ रहा होगा वो उस सॉइल पे लगता हुआ, ठीक है, उस सॉइल पे लगता हुआ पहली बार लोड होगा वो. यस और नो? तो अब मेरे दोस्त यहां देखोगे, इसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मली कंसोलिडेटेड. इसको बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल. जो प्रेजेंट स्ट्रेस है दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस. द प्रेजेंट स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉइल. तो ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल. नाउ फॉर द सेम स्ट्रेस, if I compare, for the same stress, if I compare normally consolidated soil and over consolidated soil, for the same stress, if I compare normally consolidated soil and over consolidated soil, तो उस सिचुएशन में मेरे दोस्त, उस सिचुएशन में कौन ज्यादा डेंस होगा? वही सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेस आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, वही सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेस ओवर कंसोलिडेटेड है. तो इस सिचुएशन में मेरे दोस्त, कौन ज्यादा डेंस होगा? नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड? ऑब्वियसली सर, ओवर कंसोलिडेटेड विल बी मोर डेंस. ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड विल बी मोर डेंस. क्लियर है बात? क्योंकि आपको हम क्या बताएं कि पूरा रिकवरी नहीं होता है. एंटायर रिकवरी इज नॉट देयर, एंड बिकॉज द एंटायर रिकवरी इज नॉट देयर, आपका वॉइड्स क्या होगा? कम होगा. ज्यादा सॉइल क्या मिलेगा आपको? डेंस मिलेगा. तो ये बात सबको क्लियर हुआ क्या? ये बात सबको क्लियर हुआ क्या? टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो व्हाट इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल? व्हाट इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल? इफ द present applied stress is less than maximum stress applied in the past, then the soil is referred as
referred as, क्या बोल रहे हैं उसको, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। और अगला पॉइंट क्या बोले, द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल इज मोर डेंस कंपेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल फॉर द सेम स्ट्रेस अप्लाइड। तो यहां पे मेरे दोस्त पहले नॉर्मली कंसोलिडेटेड लिख लो। इफ द प्रेजेंट अप्लाइड स्ट्रेस, if the present applied stress is the maximum stress applied on the soil, then the soil is referred as what? इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, referred as normally consolidated soil, normally consolidated soil। तब soil को हम क्या बोलेंगे दोस्त, we refer the soil as normally consolidated soil, normally consolidated soil। तब हम soil को क्या बोल रहे होंगे, we refer the soil as a normally consolidated soil। now my dear friend please see here, हमने क्या बोला, अगला पॉइंट, for the same stress, सेम स्ट्रेस के लिए ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल इज डेंसर कंपेयर टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, कंपेयर टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है, कंपेयर टू नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो मेरे दोस्त ऑब्वियस सी बात है, अगर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल डेंसर है तो फॉर द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस इट विल शो लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। डेंस अगर सॉइल है, इफ इट इज अ डेंस सॉइल, दिस इंप्लाइज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल shows less swelling and shrinkage, compared to किसके, compared to normally consolidated soil। ठीक है बात यहां पर, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई मेरे देखो, हमने बड़ा सिंपल सा आपको बात बोला कि आपका एक बैरल लाइन तक कोई भी लोडिंग नहीं लगा था, इससे पहले कोई स्ट्रेस नहीं लगा था, आपने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, हमने एक टाइम पे लिया जब आपका 3 फ्लोर है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा 1 डैश। अब हमने क्या लोडिंग बढ़ा के 5th फ्लोर पे किया, लेकिन हमने क्या बोला कि भाई 2 फ्लोर का लोडिंग इलीगल है, तो वो आपने हटा दिया और वापस से 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। तो जब तक T = 0 टू T = T2 जा रहा था, ये सिचुएशन आपका क्या था कि आपका जो भी स्ट्रेस लगेगा वो सॉइल पे लगता हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो मेरे दोस्त उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। आपने 2 फ्लोर का रिमूव कर दिया, अब जो स्ट्रेस लग रहा है सॉइल पे वो पहले भी लगा हुआ था, ठीक है, और वो मैक्सिमम नहीं है, तो आपका सॉइल क्या होगा, ओवर कंसोलिडेटेड। दूसरा बात मैंने क्या बोला, अगर मैं वॉइड रेशियो कंपेयर करूं फॉर द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस इन द नॉर्मली एज वेल एज इन द ओवर कंसोलिडेटेड, तो हमको क्या दिखेगा कि वॉइड रेशियो यहां पे इन द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लेस आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉइल होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, वहां पे स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा। राइट, क्लियर है बात, ये बात क्लियर है सबको? तो यही मैंने आपको लिख के यहां पे समझाया है। तो एक ओवरव्यू समझ में आया कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होता क्या है, जल्दी बताओगे चैट सेक्शन में। एक ओवरव्यू सबको क्लियर हुआ क्या कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होता क्या है, व्हाट इज द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, क्या ये बात सबको क्लैरिटी मिली,
क्या ये बात की क्लैरिटी सबको मिली है? जल्दी बताएंगे चैट सेक्शन में। यस, जल्दी बताएंगे चैट सेक्शन में। चलिए ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे, देखेंगे। तो मेरे दोस्त यहां पे टर्म डिफाइन कर रहे हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। यहां पे टर्म डिफाइन कर रहे हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, OCR। सो व्हाट इज दिस OCR? व्हाट इज दिस OCR? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। रेशियो है, साफ सी बात है, इट इज अ रेशियो, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बताता है ये? इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस applied in past, maximum stress applied in past upon stress applied in present, stress applied in present, stress applied in present, maximum stress applied in past अपॉन स्ट्रेस अप्लाइड इन प्रेजेंट। तो मेरे दोस्त अगर मेरा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है, अगर मेरा सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है, अगर सॉइल क्या है मेरे दोस्त? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में मेरा जो OCR वैल्यू होगा वो क्या होगा? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में जो मेरा OCR वैल्यू होगा वो क्या होगा? दैट OCR वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। यस और नो? क्योंकि आपका जो अभी प्रेजेंट में जो स्ट्रेस लग रहा है वो पास्ट के स्ट्रेस से क्या है? कम है। तो आपके ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में OCR वैल्यू क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन यही अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, यही अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, तो यहां पे मेरा OCR वैल्यू क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1। यहां पे मेरा OCR वैल्यू क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1। फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल द OCR वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। फॉर द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल द OCR वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट? बोलोगे यार, क्लियर है बात? तो ओवर कंसोलिडेटेड में OCR वैल्यू 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा? आपका रेशियो क्या बता रहे हैं? ऊपर में पास्ट में जो मैक्सिमम है और नीचे में करंट में जो स्ट्रेस लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है करंट का स्ट्रेस कम है किससे? मैक्सिमम इन द पास्ट से। तो आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए बात कर रहे हो तो अभी जो स्ट्रेस लग रहा है वही मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसलिए वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है बात? चलिए, नोट हो गया? नोट हो गया सबका? एवरीवन नोटेड डाउन? एवरीवन नोटेड डाउन? चलिए ठीक। अब देखो यहां पे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिकम्प्रेशन इंडेक्स और वी से दैट कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन मतलब, रिकम्प्रेशन मतलब क्या हो रहा है? फिर से कंप्रेस, नाम ही बोल रहा है फिर से कंप्रेस हो रहा है ना? कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन है। रिकम्प्रेशन मतलब क्या हो रहा है? फिर से हम उसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। मतलब वो पहले कंप्रेस हुआ होगा उस स्ट्रेस के लिए, लेकिन वो हट गया और वापस से आपका क्या लग रहा है? स्ट्रेस लग रहा है। तो समझो आपको ये जो सिचुएशन था आपका यहां पे, ये जो सिचुएशन था आपका यहां पे, जहां पे आपका सिग्मा 1 डैश स्ट्रेस आपका लग रहा था और पास्ट का जो स्ट्रेस था वो सिग्मा 2 डैश था। दिस वाज अ मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट। ठीक है? तो मेरे दोस्त क्या हुआ कि भैया इल्लीगल बोल के तो तोड़वा दिया, हमने वापस से परमिशन ले लिया। हमने बोला हम वापस से 5 मंजिला का 7 मंजिला इमारत खड़ा करेंगे। समझो बात को? अब वो बोल रहा है कि भाई हम 5 मंजिला इमारत नहीं खड़ा करेंगे, अब हम 7 मंजिला इमारत करेंगे। ठीक है? तो अब यहां से क्या करना है? इसको 3 फ्लोर से 7 फ्लोर बनाना है। ठीक है? तो मेरे दोस्त जब वो 3 फ्लोर से 5 फ्लोर बनाएगा तो मेरे दोस्त अब जो कंप्रेशन होगा ड्यू टू द लोड, अब जो कंप्रेशन होगा वो उस स्ट्रेस के लिए होगा जो पहले कभी लगा था उस सॉइल में।
तो पहले उस स्ट्रेस के कारण कंप्रेशन हुआ था, अब वापस से उसी स्ट्रेस के कारण कंप्रेशन आपको देखने मिल रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ा, रिकंप्रेशन। क्योंकि वो स्ट्रेस पहले भी लगा था जिसके कारण कंप्रेस हुआ, तो वो स्ट्रेस रिमूव हो गया। अब अगर तुम फिर से वही स्ट्रेस लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, वापस से कंप्रेस होने वाला है। इसलिए नाम क्या पड़ा, रिकंप्रेशन। इसलिए नाम क्या पड़ा, रिकंप्रेशन। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं एट टी इक्वल टू T3। समझेंगे बात को ध्यान से। आपका सिचुएशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, T इक्वल टू T3 से स्टार्ट हो रहा है, T इक्वल टू T3 से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास कितने माले की बिल्डिंग थी, आपके पास 3 माले की बिल्डिंग थी, ठीक है। यू हैड 3 फ्लोर्स बिल्डिंग, ठीक है। इस समय T इक्वल टू T3 पे, T इक्वल टू T3 पे आपका जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा 1 डैश, और जो वॉइड रेशियो है दैट इज E3। द वॉइड रेशियो इज E3, द वॉइड रेशियो इज E3। आपका जो वॉइड रेशियो क्या है मेरे दोस्त, दैट इज योर E3। अब अगर हम लोडिंग बढ़ाएं, हमको 7 माला बनाना है, तो 7 माला बनाने से पहले हमको 5 माला बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। तो 7 माला बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 5 माला पहले बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने 5 माले की बिल्डिंग बनाई। अब ये मत बोलना सर हाइट कम है, ऊपर में जगह नहीं इसलिए ऐसे बना रहा हूं। देखो यहां पे 5 माले की बिल्डिंग बनाई, तो ऑब्वियस सी बात है एट T इक्वल टू T4 जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो 5 के स्ट्रेस के बराबर हो गया, दैट इज सिग्मा 1 डैश। सिग्मा 1 डैश ही है ना, सिग्मा 2 डैश है, ओके इट इज सिग्मा 2 डैश, सिग्मा 2 डैश, ठीक है। और यहां पे जो वॉइड रेशियो है दैट इज योर E2। सही बात है क्या, यहां पे वॉइड रेशियो E2 होगा क्या, नहीं, ये वॉइड रेशियो बोल रहे E2 डैश। जब आप लोड कर रहे हो तो अभी ज्यादा डेंसर हो जाएगा फॉर द सेम लोड। कहने का मतलब है ये जो E2 डैश है ये आपका जब उतना ही लोड नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए लगा था उससे क्या आने वाला है, कम आने वाला है। मतलब ये जो E2 डैश है वो E2 से भी क्या आएगा, कम आएगा। ये जो E2 डैश है ये E2 से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो अब देखो जब आप इस फेज में आए हो, जब आप 3 फ्लोर से 5 फ्लोर पे आए हो, तो 5 फ्लोर के कारण जो स्ट्रेस लग रहा था दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड इन द पास्ट, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड इन द पास्ट, ठीक है। तो पास्ट में इस स्ट्रेस के कारण कंप्रेशन हुआ है, पास्ट में इस स्ट्रेस के कारण कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। आपने अनलोड किया था, वापस से लोड कर रहे हो, तो ड्यू टू दिस लोडिंग आपका कंप्रेशन हो रहा है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल कंप्रेशन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकंप्रेशन बोल रहे हैं। दिस इज योर रिकंप्रेशन, दिस इज योर रिकंप्रेशन। ये क्या होने जा रहा है दोस्त, ये आपका रिकंप्रेस हो रहा है। ये क्या होने जा रहा है, ये रिकंप्रेस होने जा रहा है। बात समझ में आया, दिस इज गोइंग टू रिकंप्रेस, ये सॉइल को रिकंप्रेस करेगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब आप यहां से फर्दर आगे बढ़ोगे, अब यहां से फर्दर आगे बढ़ोगे तो उस सिचुएशन में आपका सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगा या ओवर कंसोलिडेटेड होगा, बताओगे यार। अब इस सिचुएशन में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आफ्टर 5th फ्लोर, तो आपका सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगा या ओवर कंसोलिडेटेड होगा, बताओगे। 1 2 3 4 5 7 फ्लोर मान लीजिए। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन T इक्वल टू T5, जब आपने 7 फ्लोर की बिल्डिंग की, जहां पे आपका सिग्मा 3 डैश आ रहा है विच इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 डैश, ठीक है। तो आपका सॉइल क्या होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ये आपका क्या होने वाला है दोस्त, नॉर्मली कंसोलिडेटेड होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मली कंसोलिडेटेड,
यस और नो? मतलब यहां पे जब हम बात करेंगे, मतलब जब यहां पे बात करेंगे तो मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? दिस इज नॉर्मल कंप्रेशन, दिस इज नॉट रीकंप्रेशन, दिस इज नॉट रीकंप्रेशन, ये नॉर्मल कंप्रेशन है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये पास्ट में कभी लगा ही नहीं था। क्लियर है बात? तो अब देखो यहां पे सब लोग, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व फॉर रीकंप्रेशन। हम सिर्फ यहां से लेके इस पार्ट में बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व फॉर रीकंप्रेशन। समझेंगे सब लोग? देखिए, तो I'm drawing the curve between void ratio versus log of effective stress, log of effective stress। तो आपके पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है? आपको यहां पे मिल रहा है log of sigma 1 डैश, ठीक है, और यहां पे आपको क्या मिल रहा है? log of sigma 2 डैश, log of sigma 2 डैश। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग आपको वॉइड रेशियो ज्यादा मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग आपका वॉइड रेशियो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग आपको वॉइड रेशियो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हो गया? दिस इज योर E3 और ये क्या बोल रहे हैं? E2 डैश। तो मेरे दोस्त यहां पे जो कर्व बना, दिस कर्व विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व थोड़ा पैराबोलिक शेप लेगा। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है, तो उसी तरीके से आपका डिक्रीज नहीं होगा, ये स्लोली डिक्रीज करेगा, ये स्लोली डिक्रीज करेगा। क्लियर है बात? तो अब यहां पे अगर मेरे को स्लोप बताना है तो हम क्या करेंगे? अगर यहां मेरे को स्लोप बताने क्या करना है? आई विल टेक एज अ स्ट्रेट लाइन फॉर फाइंडिंग द स्लोप। तो स्लोप ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड कर्व, ओवर कंसोलिडेटेड कर्व, ये आपको क्या देगा मेरे दोस्त? दिस विल गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ रीकंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रीकंप्रेशन, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रीकंप्रेशन इंडेक्स, रीकंप्रेशन इंडेक्स। तो क्या लिखोगे ये? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? स्लोप बताना है तो स्लोप क्या होगा? y बाई एच, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डेल्टा ई डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश माइनस लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश। यस, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ई डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ sigma 2 dash by sigma 1 dash, where what is sigma 2 dash? It is a maximum stress that is applied in the past. What is sigma 2 dash? It is a maximum stress applied in the past. Clear है यहां तक? तो coefficient of recompression, ये जो slope आप दिख रहा है, this is what? Coefficient of recompression। हमको स्ट्रेट लाइन हमने माना है नहीं वो स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन माना है नहीं वो स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो अब मेरे दोस्त इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो CR वैल्यू होगा वो CC से ज्यादा होगा या कम होगा? आप रीकंप्रेस कर रहे हो, आप रीकंप्रेस कर रहे हो, तो आपका जो CR वैल्यू होगा वो CC से ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली इट इज लेस। तो ये जो CC है, या मैं पहले CR लिख दे रहे, दिस इज योर CR, सो दिस CR is nearly 1/5 to 1/10 of CC। CC का एक 1/5 या 1/10 होता है, इसी के बीच में आपका कोएफिशिएंट ऑफ रीकंप्रेशन लाई करता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं सारी बातें, सुनना बात को ध्यान से। मेरे दोस्त, एक बैरिंग लैंड था, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, आपने 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, उससे पहले कुछ लोड नहीं था, आपने पहले 3 फ्लोर की बिल्डिंग में, वहां पे स्ट्रेस मेरा सिग्मा 1 डैश था। आपने और कंस्ट्रक्शन किया, 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, तो उस समय जो 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी, मेरा स्ट्रेस था सिग्मा 2 डैश। अब बोला गया कि भाई आपको लोड को रिमूव करना है,
आपको 2 फ्लोर रिमूव करना है, मतलब वापस आप कौन से स्ट्रेस पे आ जाओगे, सिग्मा 1 डैश पे आ जाओगे। ठीक है, आपने परमिशन लिया कि भाई मैं 7 फ्लोर का बिल्डिंग बनाऊंगा, तो आपने 5 फ्लोर 7 फ्लोर तक का बिल्डिंग खींच दिया। अब मेरे दोस्त, इनिशियल पोजीशन जब हम बात करें, जब सिग्मा 2 डैश आपका लग रहा था, जब आपकी 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस पास्ट में लगा था बिफोर ब्रेकिंग द 2 फ्लोर्स, राइट। अब जब आप 5 फ्लोर से 3 फ्लोर पे आए, तो उस समय जो स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा 1 डैश, इट इज नॉट द मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट। तो वो सॉइल को हमने क्या बोला, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, अब आप 3 फ्लोर से जब 5 फ्लोर की बिल्डिंग वापस से बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस कंस्ट्रक्शन के दौरान सॉइल को वापस से कंप्रेस कर रहे हो। इसलिए हमने क्या बोला कि सॉइल इज गेटिंग रिकंप्रेस्ड, राइट। और वहां पे इट इज नॉट गोइंग टू बिहेव सिंपली एज अ नॉर्मल कंप्रेशन, क्योंकि वहां पे सॉइल ज्यादा डेंस है, तो वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा लॉग कर्व में भी, वो आपको कर्व नेचर मिलने वाला है, राइट। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टर्म दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन, एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन इज नियरली 1/5 to 1/10 ऑफ नॉर्मल कंप्रेशन। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में आपका सॉइल क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड। नाउ वंस आप 5 फ्लोर से 7 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो, तो अब 5 फ्लोर के बाद आप जो भी लोड लगाओगे वो सॉइल पे लगता हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, वो सॉइल पे लगता हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, यस और नो। तो मेरे दोस्त इसी को हम क्या बोलते हैं, योर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। आपका सॉइल क्या है, द सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताओगे, यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो आपको स्टेज बाय स्टेज सारी प्रोसेस आपको मैंने समझाई है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्टेज बाय स्टेज मैंने सारी प्रोसेस आपको बताई है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट नोट करेंगे सब लोग, फटाफट नोट करेंगे सब लोग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन, रिकंप्रेशन बोलो या रिकंप्रेशन इंडेक्स बोलो, आई होप इट शुड बी क्लियर, आई होप इट शुड बी क्लियर। ठीक है, क्लियर है बात? नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहां तक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। तो अगर ये क्लैरिटी हो गई है, तो अब इसी को हम एक कर्व के फॉर्म में समझते हैं, इसी को हम एक कर्व के फॉर्म में समझते हैं। देखेंगे यहां पे, इसी को एक कर्व के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम वॉइड रेशियो बना रहे, मल्टीपल स्टेज लोडिंग का कर्व है, और इधर हम क्या बना रहे, लॉग ऑफ सिग्मा डैश। तो इनिशियल वॉइड रेशियो क्या था, इनिशियल वॉइड रेशियो वाज E1, जब कोई लोड नहीं लगा था, जब कोई लोड नहीं लगा था। ठीक है, E नॉट कर दो, E नॉट, जब कोई लोड नहीं लगा था। अब आपने लोडिंग अप्लाई की, तो आपका सॉइल तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, द सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। तो अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो लीनियरली डिक्रीज करेगा। अरे बोलो हाँ या ना भैया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो जो कर्व बनेगा वो लीनियर बनेगा। वेरी गुड। तो ये आपका लोडिंग कंडीशन है, दिस इज योर लोडिंग, राइट, इस पॉइंट तक। अब आपको क्या बोला गया कि भाई अनलोड कर दो, अनलोड कर दो मतलब जितना भी लोड लगा है सबको रिमूव कर दो। तो जब आप अनलोड करोगे तो क्या ये वापस ई नॉट पे पहुंचेगा? नहीं, कुछ पहले। ठीक है, वॉइड रेशियो कम ही रहेगा, इसको मैं बोल रहा हूं E1। अब उससे पुराने से कंपेयर मत करना, हो गया, समझ गए। यहां पे बस हम ई नॉट से कंपेयर करके यहां बात बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग मेरा वॉइड रेशियो क्या था, E2 था। नाउ इफ आई रीलोड नाउ, अगर मैं रीलोड करता हूं और वापस से सेम स्ट्रेस पे आता हूं, इफ आई रीलोड एंड आई अगेन कम बैक टू दिस सेम स्ट्रेस, तो मेरा जो वॉइड रेशियो होगा वो E2 से ज्यादा होगा, कम होगा, उसके बराबर होगा। इफ आई रीलोड द स्ट्रक्चर नाउ, और स्ट्रेस में धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो स्ट्रेस होगा वो E2 से ज्यादा होगा, कम होगा, उसके बराबर होगा।
बोलो यार, it will be less than E2. So if I reload the structure, if I reload the structure, कुछ ऐसे होगा, द वैल्यू विल बी लेसर, द वैल्यू विल बी लेसर. तो ये क्या हो गया, E2 डैश हो गया. अब मैं अगर स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, अब मैं अगर स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल. क्लियर है बात. तो लोडिंग हो गया, ये क्या हो गया, अनलोडिंग. लोड किया, अनलोड किया, अनलोड के बाद क्या कर दिया, रीलोड कर दिया, रीलोड कर दिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन. तो जो चीज आपको मैंने इन डिटेल आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम समझाया था, यहां मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में समझा दिया. आपका यहां पे ई नॉट के पॉइंट पे कोई स्ट्रेस नहीं लगा, पास में कुछ नहीं लगा है. अब आप लोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो लोडिंग स्टार्ट करोगे इस सिचुएशन में द सॉइल विल बी नॉर्मली कंसोलिडेटेड. Yes or no? The soil will be normally consolidated. So it is linear. Now, if I remove the load, it will bounce back, but not at the initial position. तो जो void ratio होगा वो कम मिलेगा compared to that of E naught. अब फिर से लोडिंग कर रहे हो, तो ये recompress हो रहा है soil. तो आपका जो void ratio होगा for the particular stress, वो क्या आएगा, वो E2 से कम आएगा. Now again if I increase the stress, तो आपको क्या दिख रहा है, it is a normally consolidated soil. Clear है बात सबको. Is the point clear to everyone? Is the point clear to everyone? बोलोगे यार, क्लियर है यहां पे. यस, ओके, फटाफट नोट करेंगे सब लोग. एवरीवन प्लीज नोट डाउन फर्स्ट, एवरीवन प्लीज नोट डाउन फर्स्ट. सब लोग फटाफट नोट करेंगे. डन. ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, सीसी को निकालने का कुछ फॉर्मूलाज है. ठीक है, सीसी को निकालने का कुछ फॉर्मूलाज है. क्या क्या फॉर्मूलाज है. सीसी बराबर 0.009 लिक्विड लिमिट -10. CC is equal to 0.007 liquid limit -7. CC is equal to 0.115 WN. CC is equal to 0.3 E naught minus 0.27. ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके ऑब्जेक्टिव में, ES के ऑब्जेक्टिव में या कन्वेंशन में यूज हो जाते हैं. गेट में डायरेक्ट नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ दिया होता है हिंट. तो ये कब होगा, जब मीडियम टू लो सेंसिटिविटी सॉइल होता है. फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले, फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले, फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले ऑफ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, ऑफ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, तो वहां पे आ जाएगा. ये क्या पे, फॉर रीमोल्डेड क्ले, फॉर रीमोल्डेड क्ले, फॉर रीमोल्डेड क्ले. ये क्या, कहां पे, ये WN क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट. सो व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट इज नोन, व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट इज नोन, कंटेंट इज नोन. और लास्ट क्या है, व्हेन इनिशियल वॉइड रेशियो इज नोन. इनिशियल वॉइड रेशियो इज नोन. ठीक है बात, जब इनिशियल वॉइड रेशियो पता है तब. तो ESE ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिमाग में रखा है. खासकर जो फॉर्मूला आपको यूज होगा वो ये वाला होगा, ये वाला. खासकर जो फॉर्मूला आपके काम आएगा वो ये वाला आएगा, 0.009 लिक्विड लिमिट -10. दिस फॉर्मूला दे विल बी आस्किंग.
ठीक है, तो कंसोलिडेशन में आपका जो कंप्रेशन और रिकंप्रेशन का पार्ट है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कंसोलिडेशन में जो कंप्रेशन और रिकंप्रेशन का पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा ये सबको क्लियर हो गया है। यस, हमने यहां पे क्या पढ़ा कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में डिफरेंस क्या है। अगर हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लेंगे तो मेरा जब लोड लगेगा तो वहां पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन यूज होगा, लेकिन यही अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है तो वहां पे आपका स्लोप क्या यूज होगा, सीसी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है बात, चलिए चलिए, गुड। नाउ my dear friend, coming to the most important part of this chapter, that is Terzaghi consolidation theory. Coming to the most important part of this chapter, that is Terzaghi consolidation theory. तो क्या है ये Terzaghi consolidation theory? ये समझने से पहले कुछ assumptions है जो हमको समझना है। क्या assumption है? कुछ एजम्पशन है जो हमको समझना है। क्या है ये? सबसे पहला, सॉइल इज होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक। मतलब प्रॉपर्टी, तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपका प्रॉपर्टी क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। सेकंड, जब आप यहां पे कंसोलिडेशन की बात कर रहे होगे, मतलब आप यहां पे क्या बोल रहे होगे कि सॉइल जो रहेगा बिफोर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन सैचुरेटेड रहेगा। आप ये मान के चल रहे हो कि आपका सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे, सॉइल इज सैचुरेटेड, सॉइल इज सैचुरेटेड before and during consolidation। ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन, क्योंकि यहां पे टेरजागी साहब ने सिर्फ योर प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात की है और किसी की बात नहीं की है। थर्ड, इन्होंने क्या बोला, द फ्लो इज वन डायमेंशनल। जो फ्लो होगा वो वन डायमेंशनल होगा। दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला कि जो फ्लो होगा वो लैटरल मूवमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, सीधे वर्टिकली बाहर निकल रहा होगा। सो फ्लो इज वन डायमेंशनल। फ्लो क्या होने वाला है, वन डायमेंशन। पानी बाहर निकलेगा इन वन डायमेंशनल, दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो आप समझोगे जब पानी बाहर निकलेगा वॉइड्स कम होगा, वॉइड्स कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो टेरजागी साहब ने क्या बोला कि जो भी वॉल्यूम चेंज होगा दैट इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ। आपके एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा। एनी चेंज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ। तो क्या लिख रहे हैं यहां पे, फोर्थ वन, एनी चेंज इन वॉल्यूम is due to change in depth, is due to change in depth। ठीक है बात, कोई भी वॉल्यूम में बदलाव होगा वो किसके कारण होगा, डेप्थ में चेंज होने के कारण होगा। नेक्स्ट आपका जो सॉइल सॉलिड्स है, आपका जो सॉइल सॉलिड्स है और जो आपका फ्लूइड है, पोर फ्लूइड है, क्योंकि सैचुरेटेड स्टेट में, तो वो इनकंप्रेसिबल, मतलब कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा तभी तो बाहर निकलेगा। लोड लगा, कंप्रेस करना चाहेगा, कंप्रेस होगा नहीं, पानी बाहर निकल जाएगा। लोड लगेगा सॉलिड पे, कंप्रेस होगा नहीं, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, सॉइल सॉलिड्स एंड पोर फ्लूइड्स are incompressible, ठीक है। नेक्स्ट, डार्सी लॉ इज वैलिड। डार्सी लॉ इज वैलिड
डार्सी लॉ इज वैलिड। नेक्स्ट 7th वन, पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा ये वाला बात। 7 क्या बोलता है, हाइड्रोडायनामिक lag is considered but plastic lag is neglected. Now what do you mean by this? हाइड्रोडायनामिक लैग को कंसिडर करना है, प्लास्टिक लैग को नेग्लेक्ट करना है। देखो हाइड्रोडायनामिक लैग मतलब क्या हुआ, पानी की कमी। हाइड्रो रिफर्स टू वाटर, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो वाटर के मूवमेंट के कारण जो लैग आ रहा है दैट इज योर हाइड्रोडायनामिक लैग। मतलब ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन को कंसिडर करना है। एंड प्लास्टिक लैग दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स ड्यू टू प्लास्टिक नेचर। जब लोड आपका, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन ओवर हो गया तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक लैग। तो प्लास्टिक लैग क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। मतलब ये जो टेरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी है, दिस टोटली टॉक्स अबाउट वन एंड ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात नहीं करता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी के रिमूवल की बात होती है। क्लियर है बात? यस। तो यार देखो ये एजम्पशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका गेट में एमएसक्यू आ चुका है, ईएसई में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, यहां पे यूज होता है। तो 1 2 3 4 आपको दे देगा, आपको इनमें समझना है कि आपका जो एजम्पशन आपका लिया हुआ है वहां पे है या नहीं है, राइट? तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। सो दीज एजम्पशंस बिकम इंपॉर्टेंट। दूसरा, चीजों को समझने के लिए एजम्पशंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है? चलिए, तो टेरजागी साहब ने यह एजम्पशन लिया। अब थ्योरी पे आते हैं, इन्होंने क्या थ्योरी दिया है देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलिए, नोट हो गया सबका, नोट हो गया सबका, जल्दी नोट करेंगे सब लोग। देखिए मेरे दोस्त, टेरजागी साहब ने डिवाइस लिया जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। एक डिवाइस लिया जिसको बोलते हैं ओडोमीटर, और इन्होंने क्या किया, परमिएबल प्लेट ऊपर नीचे लगा दिया। इन्होंने क्या किया, परमिएबल प्लेट ऊपर नीचे लगा दिया, और बीच में क्या भर दिया, सॉइल। बीच में आपका क्या भर दिया, सॉइल। दिस इज अ सैचुरेटेड सॉइल, दिस इज सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है? और एट एनी पॉइंट इन्होंने पोर प्रेशर मेजर किया। पोर प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, पीजोमीटर लगाया, पीजोमीटर लगाया और पानी का हाइट देखा, ठीक है? सो एट टाइम t इक्वल टू 0 द पोर प्रेशर इज ui, क्योंकि पानी है। अब समय के साथ जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बाहर जा रहा होगा। आपने लोड लगाया हुआ है, यू हैव अप्लाइड द लोड, तो विथ टाइम द वाटर मॉलिक्यूल विल ड्रेन आउट, द वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउट। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या होगा, पोर प्रेशर कम होगा, T इक्वल टू T, यूज सम वैल्यू, U इक्वल टू U, राइट? तो मेरे दोस्त इसी को एनालाइज किया, यहां पे उन्होंने टर्म दिया कॉलम एनालॉजी थ्योरी, ठीक है? या स्प्रिंग एनालॉजी थ्योरी। तो इसको डिटेल में ही बने, बस इतना नाम जानो कि स्प्रिंग एनालॉजी थ्योरी था, का रिक्वायरमेंट नहीं है, स्प्रिंग एनालॉजी थ्योरी, राइट? तो मेरे दोस्त बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक इक्वेशन दिया। क्या दिया मेरे दोस्त, del U by del T, that is rate of change of pore water pressure, ठीक है? rate of change of pore water pressure is equal to CV into del square U upon del Z2, Z with respect to the depth। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया। अब सर ये फॉर्मूला याद करना है नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है। काम का क्या है यहां पे, ये CV, ये CV।
What is this CV? What is this CV? CV stands for coefficient of consolidation. CV stands for coefficient of consolidation. किसके लिए बोलते हैं दोस्त? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए. गिवन बाय K by MV gamma W. CV is equal to K by MV gamma W. जहां पे मेरे दोस्त what is the value of K? जहां पे मेरे दोस्त what is the value of K? K stands for permeability. K stands for permeability. Gamma W क्या है? Nothing but unit weight of water. Unit weight of water. And what is MV? MV stands for coefficient of volume compressibility. Coefficient of volume compressibility. अब देखो ये क्या है? Coefficient of volume compressibility. Now, my dear friend, समझना बात को ध्यान से. What is this MV? यहां तक तो सारी बातें, छोटी छोटी बातें जो है आपको क्लियर कर दी. ये टेरजागी साहब ने एक क्वेश्चन दिया जहां पे CV आपका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन गिवन बाय द फॉर्मूला K by MV gamma W. ये जो CV है, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ सॉइल. ये सॉइल की प्रॉपर्टी है. ये जो CV है, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ सॉइल. एक सॉइल के लिए नहीं बदलेगा, चाहे तुम फील्ड में देखो चाहे तुम लैब में देखो. दिस इज कांस्टेंट फॉर सॉइल. नाउ कमिंग टू द MV. MV हमने क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. तो ये MV कैसे डिनोट करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस. भैया तुम जब स्ट्रेस बदलोगे तभी तो वॉल्यूम कंप्रेस होगा. यस और नो? अगर स्ट्रेस लगाओगे नहीं तो क्या कंप्रेशन दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा, राइट? तो मेरे दोस्त इसको हम क्या लिख रहे हैं? डेल V by V अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश. ठीक है यहां तक? भैया मेरे आपने लोडिंग लगाया, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लोडिंग आपका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलता है कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वॉल्यूम टू द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस. अब देखो यहां पे ध्यान से, सब लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज कमिंग. देखिए यहां पे, लेट अस से दिस इज द सॉइल सैंपल. ठीक है, दिस इज द सॉइल सैंपल. एट T इक्वल टू 0 the height is H, cross section area is A. This is at T is equal to 0 and the void ratio is E naught. This is at T is equal to 0. Now if I apply the load, sudden load, what I'm going to do? I'm going to apply the sudden load. तो इस सडन लोड के कारण वॉल्यूम कंप्रेस होगा एट सम टाइम T इक्वल टू T. ये जो टाइम T इक्वल टू T बोल रहे हैं, इट इज एंड ऑफ कंसोलिडेशन, एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन. हम ये बात कहां कर रहे हैं? एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन. तो मेरे को दिख रहा है सॉइल सेटल हुआ है कितना से? डेल्टा H से. लेट अस से हाइट आपका क्या बन गया? H1 बन गया. एरिया बदलेगा क्या? क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा. क्यों नहीं बदलेगा यार? क्योंकि टेरजागी साहब ने बोला कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ. ठीक है, एनी चेंज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ. लेट अस से द वॉइड रेशियो बिकम इवन. अब समझिए बात को ध्यान से सब लोग. तो अगर मैं बात कर रहा हूं इनिशियल वॉल्यूम का, तो मैं क्या लिखूंगा? A into H. यस और नो?
If I talk about the initial volume, I will write as what? A into H. After primary consolidation, I will write as what? A into H1. तो अगर मेरे को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखोगे आप? A टाइम्स डेल्टा H लिख दोगे? टेल मी यस और नो. डेल्टा V इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा H. तो यहां पे क्या हो गया? डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू A टाइम्स डेल्टा H डिवाइडेड बाई H. तो यहां से एरिया कैंसिल हो गया. आपका यहां पे एक पार्ट बना डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा H बाई H. जो भी चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम होगा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल हाइट. क्योंकि टेरजागी साहब ने बोला कि जो भी वॉल्यूम में बदलाव होगा दैट इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ, नॉट ड्यू टू चेंज इन एरिया. क्लियर है बात? नाउ ऑल्सो वी नो दैट टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टाइम्स 1 प्लस ई नॉट. ये इनिशियल का सिचुएशन होगा. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था जब आप चैप्टर 2 पढ़ रहे थे. दैट वाज सॉइल वाटर रिलेशनशिप. पहला चैप्टर आपका सॉइल ओरिजिन था. अब अगर आपका दूसरा सिचुएशन बात करें V1, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बदला? नहीं बदला. और आपका वॉइड रेशियो क्या हो गया? E1 हो गया. वॉइड रेशियो क्या हो गया? E1 हो गया. सो नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करता हूं डेल्टा V का चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको माइनस करेंगे. Vs टाइम्स 1 प्लस ई नॉट माइनस ऑफ 1 प्लस E1. यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? Vs टाइम्स डेल्टा E चेंज इन द वॉइड रेशियो. सो नाउ डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा दोस्त? डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा? देखो यहां पे डेल्टा V बाई V, Vs कैंसिल हो जाएगा. करके देख लो. Vs इंटू डेल्टा E अपॉन Vs इंटू 1 प्लस ई नॉट. तो मेरे दोस्त यहां से डेल्टा V बाई V क्या हो गया? इट इज नथिंग बट डेल्टा E अपॉन 1 प्लस ई नॉट. क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस. तो मेरे दोस्त ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन था. सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? वी कैन राइट दैट डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा H बाई H इज इक्वल टू डेल्टा E बाई 1 प्लस ई नॉट. ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया दोस्त? ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आएगा. ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. वेरी यूजफुल फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है बात? क्लियर है यहां तक? नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर ये बात क्लियर है, देखिए यहां पे, अगर ये बात क्लियर है, इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, तो मेरे दोस्त आपने MV क्या लिखा? व्हाट यू हैव रिटन फॉर MV? व्हाट यू हैव रिटन फॉर MV? आपने फॉर्मूला लिखा चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस. यही लिखा आपने? यही लिखा आपने? नाउ डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट एज डेल्टा E बाई 1 प्लस ई नॉट. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं. नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो डेल्टा E बाई डेल्टा सिग्मा डैश दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है मेरे को 1 बाई 1 प्लस ई नॉट. यस और नो? दिस डेल्टा E बाई डेल्टा सिग्मा डैश इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. दिस डेल्टा E बाई डेल्टा सिग्मा डैश इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, अपॉन 1 प्लस ई नॉट, अपॉन 1 प्लस ई नॉट. ठीक है बात? तो आपके पास फॉर्मूला आ गया MV बराबर AV अपॉन 1 प्लस ई नॉट. आप पास फॉर्मूला आ गया MV बराबर AV अपॉन 1 प्लस ई नॉट.
क्लियर है दोस्तों? यस और नो? तो फटाफट पहले इसको नोट करेंगे, फटाफट पहले इसको नोट करेंगे. प्लीज नोट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट डाउन एवरीवन. Please note down everyone. Yes. नोट करेंगे सब लोग. ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो. चलो देखो अब यहां पे, तो आपने कितने तरीके के कोएफिशिएंट पढ़ लिए? कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रीकंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. अब यार देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है. तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक टेबल बनवा दे रहा हूं. मैं आपको क्या कर रहा हूं, टेबल बनवा दे रहा हूं. तो इस टेबल में सारी बातें लिख लेते हैं. कितने कोएफिशिएंट्स है मेरे दोस्त? सबसे पहला कोएफिशिएंट है एवी, फिर आपने क्या पढ़ा सीसी, फिर आपने क्या पढ़ा सीआर, फिर आपने क्या पढ़ा सीवी, फिर आपने क्या पढ़ा एमवी. यही ऑर्डर में आपने पढ़ा है, यही ऑर्डर में आपने पढ़ा है. तो एवी का, अच्छा यहां पे पहले लिख लेते हैं, उल्टा कर दिया. यहां पे पहले हमने करा एवी, फिर आपने पढ़ा सीसी, फिर आपने पढ़ा सीआर, फिर आपने पढ़ा सीवी, फिर आपने पढ़ा एमवी. तो एवी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एवी माय डियर फ्रेंड? इट स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. सीसी क्या बोल रहे हैं? सीसी क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. सीसी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. ठीक है, उसके बाद आपका सीआर क्या है? सीआर स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ recompression, coefficient of recompression, coefficient of recompression. What stands for CV? CV क्या हो जाएगा? coefficient of consolidation, consolidation. And the last that is MV. तो MV के लिए क्या बोल सकते हो? MV क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, अब देखो यहां पे कमिंग टू द फॉर्मूलाज. एवी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा? सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहे हैं हम, तो डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश, डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश. कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन का फॉर्मूला डेल्टा ई बाई लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश बाई सिग्मा 1 डैश. जहां पे सिग्मा 2 आपका जो स्ट्रेस बढ़ के आया, सिग्मा 1 पहले से लग रहा था. कोएफिशिएंट ऑफ रीकंप्रेशन डेल्टा ई लॉग ऑफ sigma 1 dash by sigma naught dash, where sigma 1 is the maximum stress applied in the past, sigma naught जो अभी करंट में लग रहा है. coefficient of consolidation given by the formula K by mv gamma w, K by mv gamma w. coefficient of compressibility आपके पास क्या फॉर्मूला? डेल्टा v by v अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, या आप लिख सकते हो av अपॉन 1 प्लस ई नॉट, AV अपॉन 1 प्लस ई नॉट. कमिंग टू द डायमेंशन, मान लो स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है, या सॉइल में जनरली किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखते हैं. वॉइड रेशियो का कोई यूनिट नहीं है,
वॉइड रेशियो देयर इज नो यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, डायमेंशन इज व्हाट मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। यहां पे बात कर रहे हैं तो ये तो आपका डायमेंशनलेस हो गया लॉग वाला, ये वाला भी डायमेंशनलेस, तो इसका यूनिट क्या हो गया, कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट, सीसी का कोई यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली सीआर के लिए बात कर ले तो इसके लिए भी कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, नो यूनिट, नो यूनिट फॉर दिस ऑल्सो। टीवी से पहले हम एमवी निकाल लेते हैं क्योंकि एमवी का यहां पे सिंबल यूज होना है, तो एमवी के लिए क्या होगा, जो एवी का होगा वही एमवी का होगा क्योंकि 1 प्लस ई नॉट है, तो यहां पे क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। यहां बात करते हैं, तो अगर मैं के की बात करूं तो इसका हो गया मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। एमबी नीचे में, एमबी का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, तो मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू का क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो डिनोमिनेटर में था। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन कैंसिल, 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा मेरे दोस्त, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इट इज इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है बात सबको, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बोलोगे यार, यस। तो यार इस तरीके से जब एक जगह सारा चीज होता है ना तो आसान हो जाता है चीजों को समझना, राइट है। तो मेरे दोस्त आज हमने पढ़ा कि भाई ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है। वी हैव लर्न जागी वन डायमेंशनल थ्योरी, अभी स्टार्ट किया है, खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट ही हुआ अभी, ये तो बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा सीवी और एमवी क्या होता है, एक रिलेशन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल उसको अप्लाई कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और जितने भी हमने कोएफिशिएंट पढ़े सबको एक जगह हमने कर दिया, तो आपका काम है इसको रिवाइज बढ़िया से करना, डू रिवाइज इट प्रॉपर्ली। इन द नेक्स्ट क्लास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, सो विल लर्न अबाउट द अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और मेरे दोस्त आपका नया बैच 26 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड BAHAR10, जहां पे आपको जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, लाइव लेक्चर्स है, जो भी आपको करना आप यहां पे कर सकते हो, और मेरे दोस्त अपने प्रिपरेशन को स्मूथ लाइन कर सकते हो। मेरे दोस्त आपको टिल टुडे दैट इज 20th ऑफ May 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इन योर सब्सक्रिप्शन। अगर आप 24 के लिए जा रहे हो तो 4 मंथ्स मिल रहा है, 12 के लिए जा रहे हो 3 मंथ्स, 9 के लिए जा रहे हो तो 2 मंथ्स। आपका जनरली अगर आप प्राइस की बात कर रहे हो तो आफ्टर डिस्काउंट आपका जो प्राइस पड़ रहा है, आफ्टर यू अप्लाई द कोड दैट इज BAHAR10, ये अप्लाई करने के बाद आपका जो डिस्काउंट पड़ रहा है दैट इज 68,790 फॉर द प्लस 24 मंथ्स, 45,237 फॉर 12 मंथ्स एंड 47,114 फॉर 9 मंथ्स। ये प्लस का आइकॉनिक में जाओगे तो यस फीस आपका 10-15 हजार का डिफरेंस आता है। डिफरेंस आने का रीजन है वो क्या है, आपका जो क्लास नोट्स है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में और जो पीवाईक्यू बुक्स है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है। ऐप पे आप बात करोगे तो ऐप पे प्रैक्टिस के लिए मोर देन 5600 क्वेश्चन है, जो प्लस और आइकॉनिक लर्नर दोनों एक्सेस कर सकते हैं। आप कोई भी बैच को एक्सेस करते हो, देयर इज अनलिमिटेड एक्सेस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और आप लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड पढ़ो, जितना बार पढ़ना पढ़ो ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन टाइम, ठीक है। और डाउट्स का तो वही है कि आप जितना स्पीड यहां पे डाउट क्लियर होता है वो शायद कहीं ना हो, ठीक है, तो वो आपका होता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है सर कि मैं इतना फीस एक बार में नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोन के लिए भी जा सकते हो। फॉर लोन आपको हार्डली 2 से 3 घंटा लगता है, आपको प्रॉपर अप्रूवल मिल जाता है विथ मिनिमम पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल टेन्यूर आपको मिल जाती है ना। और अगर आपको लगता है नहीं सर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो यार आपके पास स्कॉलरशिप टेस्ट देने का ऑप्शन है। आपका अगला स्कॉलरशिप टेस्ट कल है, तो आप उसको दे सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप यू कैन गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। और भूलना नहीं, चाहे वो कहीं भी आप अप्लाई करो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका कॉम्बैट हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे आपका सब्सक्रिप्शन हो, कहीं भी आपका सिर्फ एक ही कोड लगेगा, दैट्स BAHAR10। और कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या आपके घर में कोई तैयारी करने वाला है, तो टेल देम टू यूज द कोड ओनली ऑन अनअकैडमी दैट इज BAHAR10, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। सेशन बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।
वी विल रॉक टुगेदर. ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and SE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and SE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.